हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई प्रश्न को सॉल्व करेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे बायोलॉजी ने जीव विज्ञान के। ये क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 2010 और 2012 में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है वो सेम टू सेम उठा के पूछ दिया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन को कवर करना बहुत ही जरूरी है। आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है। आप जितने भी चीज पढ़ते हैं या फिर जो भी चीज रिवाइजिंग करते हैं उसको रिवाइज अच्छी तरह से कीजिए और जो इंपॉर्टेंस होता है उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था 2010 और 12 में कि एड्स के दो लक्षणों की विवेचना करें। यानी एड्स जो बीमारी होती है उसके दो लक्षण की विवेचना करें, यानी इसके क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं एड्स होने के बाद। तो पीड़ित व्यक्ति में निम्न में से एक या अधिक लक्षण दिखाई देते हैं। पहला जो लक्षण है, एक प्रकार का फेफड़ों का रोग हो जाता है। यानी लक्षण जो होते हैं ना एड्स में, तो ये एक तरह से फेफड़ा का रोग हो जाता है। क्यों? क्योंकि एड्स में जो होती है ना, एड्स में फेफड़ा ज्यादा मतलब संक्रमित हो जाता है, फेफड़ा मतलब काम करने नहीं लगता है। त्वचा का कैंसर हो जाता है। एड्स में क्या होता है कि त्वचा का भी कैंसर हो जाता है, त्वचा में भी कैंसर आने लगते हैं। और एड्स जो होती है क्यों होती है? क्योंकि ये अनसेफ सेक्स के कारण, यानी जो होती है जो एक तरह से अनसेफ जनन किया जाता है उसके कारण होता है, या फिर आप एक तरह से जो ब्लड होती है, जो इंजेक्शन होता है उसका अगर दोबारा यूज करेंगे किसी व्यक्ति का, तो वहां आपको क्या होगा, एड्स होने के चांस ज्यादा बनते हैं। तो एड्स के दो लक्षण ये हैं। पहला लक्षण क्या है, एक प्रकार का फेफड़ा का रोग हो जाता है और दूसरा क्या है, त्वचा का कैंसर हो जाता है। ये दोनों प्रमुख लक्षण है। आप याद रखने का प्रयास करेंगे। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे जाते हैं और शॉर्ट में आपको आंसर भी देना पड़ता है और इफेक्टिव आंसर देना पड़ता है। ये नहीं कि आप दो चार शब्द लिखेंगे, दो लाइन लिखेंगे, लेकिन उस लाइन में कोई दम ना हो। लेकिन लाइन में दम होनी चाहिए, बात जो आप लिख रहे हैं उसमें दम होनी चाहिए, इफेक्टिव आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अगला पूछा गया है कि जन्मजात रोग की परिभाषा दीजिए। यानी जन्मजात जो रोग होता है इसकी क्या परिभाषा, किसको कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया है। जब 2009 में पूछा गया तो बहुत हो गया टाइम, यानी 2009 अभी ज्यादा पूछने के चांस है क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो उठा के पूछ दिया जाता है। तो जन्मजात रोग किसको कहते हैं? तो वैसा रोग जो जन्म से ही हो उसको क्या कहेंगे? जन्मजात रोग कहेंगे। जैसे कि अंधापन या फिर बहरापन, ये एक तरह से जन्म से दिखने लगता है बच्चों में, यानी जो बच्चों में ये रोग दिखने लगता है, ये जन्म से ही दिखने लगता है, इसको क्या कहेंगे? जन्मजात रोग कहेंगे। सीधी सी बात, जो रोग जन्म से ही हो जाता है उसको क्या कहेंगे? जन्मजात रोग कहेंगे। अब देखिए कैंसर के दो लक्षण बताइए। अब ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन जो है 2011 में पूछा जा चुका है। ये जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वही क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है जो आप एक्स्ट्रा में क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा में रिवाइज करें या फिर ज्यादा से एक्सेस मात्रा में पढ़ें, ऐसा कोई टाइम नहीं है। जो इंपॉर्टेंस बनता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैंसर के दो लक्षण को बताइए। तो कैंसर के पहला जो लक्षण है, भार में कमी। कैंसर अगर जिस व्यक्ति को हो जाता है वो जब चलने लगता है ना, उसको लगता ही नहीं कि मेरे वजन है, मेरा हम आदमी जो है पैदल चल रहे हैं या फिर पृथ्वी पर चल रहे हैं, जमीन पर चल रहे हैं, उसको हमेशा ये लगता है कि हम थोड़ा सा हवा में उड़ रहे हैं। सिंपल सी बात है अगर ऐसा बोला जाए। ठीक है, तो भार में कमी दिखाएगा उनको, यानी भार में जो होगा, वजन में उसको कमी महसूस होगा। ये कैंसर के लक्षण होते हैं। और दूसरा जो लक्षण क्या होता है कि शरीर के किसी भी भाग में अत्यधिक वृद्धि, यानी शरीर के कोई भी भाग होंगे, कोई भी पार्ट्स होंगे, उसमें ज्यादा वृद्धि हो जाएगा। ये इस कैंसर का क्या होता है, प्रमुख दो लक्षण होता है। ये भी क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा जा चुका है। हैजा के क्या कारण है? ये भी क्वेश्चन बीएसईबी का तरफ से, बिहार बोर्ड का तरफ से 2015 में पूछा जा चुका है कि हैजा के क्या कारण है, क्यों होता है हैजा। देखिए हैजा के कारण, हैजा का कारण कोलेरी नामक जीवाणु है। यानी हैजा का कारण जो है कोलेरी नामक। अब याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि हैजा जो होता है कौन सा नामक जीवाणु के कारण होता है? तो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। इस जीवाणु से संदूषित पेय या खाद्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है तो यह रोग हो जाता है। जनरली बात है कि अगर जल प्रदूषण हो जाए, संदूषित पेय मतलब हो जाएगा, पेय का मतलब होता है पीने वाला पदार्थ। अगर जल संदूषित हो जाए, प्रदूषित हो जाए, तो वहां हैजा होने का ज्यादा चांस बनता है, अतिसार होने का ज्यादा चांस बनता है। देखिए प्रदूषण जो होता है ना, प्रदूषण टोटल कितने प्रकार के होते हैं? वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। लेकिन इन चारों प्रदूषणों में से अगर सबसे ज्यादा अगर बीमारी होती है वो होती है जल प्रदूषण से। क्यों? क्योंकि जल प्रदूषण से, क्योंकि जल का डायरेक्टली सेवन करता है इंसान, यानी डायरेक्टली जीव जंतु उसका सेवन करता है, तो जल से ज्यादा ये एक तरह से रोग फैलता है। ये बात आप याद रखेंगे, पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। वैसे भी हर एक प्रदूषण से रोग फैलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जल प्रदूषण से फैलता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये भी देखिए। अब नियंत्रण कैसे किया जाए? ये जो हैजा होता है, ये एक तरह से हैजा के लक्षण तथा नियंत्रण के बारे में बताइए। ये भी क्वेश्चन आपको 2015 में पूछा जा चुका है। हैजा के क्या कारण है और हैजा के लक्षण और नियंत्रण। देखिए कारण अलग होता है, यानी जिस चीज से होता है, जिसके कारण होता है वो जीवाणु का नाम बताना पड़ेगा आपको कारण में। और लक्षण यानी जब वो रोग हो जाता है हैजा, तो मानव में यानी जीव जंतु में क्या मतलब लक्षण दिखने लगते हैं, क्या सिम्टम्स दिखने लगते हैं, वो हो जाएगा। और नियंत्रण, हाँ मतलब इसको आप कैसे ठीक करेंगे, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? हैजा हो गया, ऐसा नहीं कि बैठ के रहेंगे, उसको आपको तो कंट्रोल करना होगा। तो आप कैसे नियंत्रण करेंगे?
करेंगे? सिंपल सी बात है, ये भी क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा जा चुका है और मैं हर बात में बोलता हूं कि आप इफेक्टिव आंसर देंगे। क्या देंगे? इफेक्टिव आंसर देंगे। आपको शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, ये नहीं कि थोड़ा सा बात में दम होनी चाहिए, लाइन में थोड़ा सा दम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो हो जाए होता है, इसका लक्षण क्या होता है कि इससे रोगी को लगातार मल त्यागना पड़ता है, ठीक है, यानी हमेशा मतलब दस्त हो जाता है हैजा में, ठीक है। मल का रंग चावल के मार की तरह सफेद होता है, मतलब जैसे चावल खाएंगे वैसे सेम टू सेम उसका मतलब निकल जाता है, मतलब रुकता नहीं है, उसका पाचन सिस्टम इस तरह से काम नहीं करता, ठीक है। इसमें फैटा भी हो जाता है, इसमें फैटा भी होता है, ठीक है, यानी वसा भी होता है, ठीक है। लेकिन जो होते हैं एक तरह से हैजा का अगर लक्षण हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है, हैजा का लक्षण जो होता है उसमें अगर कुछ भी खाएंगे, कुछ भी भोजन अगर खाएंगे, वो डायरेक्टली आपका शरीर में नहीं रुकेगा, आपका पाचन शक्ति इतना मतलब कमजोर हो जाएगा कि उसको रोक नहीं पाएगा, उसका पाचन नहीं कर पाएगा, वो डायरेक्टली आपका शरीर से मतलब बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरह से हैजा का लक्षण होता है, सिम्टम्स होता है। लेकिन आप नियंत्रण कैसे करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे कि हैजा में जो बीमारी है इसमें आप कैसे कंट्रोल पाएंगे? तो मल एवं फैटा को तुरंत साफ कर मिट्टी के नीचे दबा देना चाहिए, क्योंकि उससे जो है ना, उससे जो है जो एक तरह से दूसरे लोगों को मतलब होने का ज्यादा चांस बनता है। ये जो हैजा की बीमारी है, ये जो इसका कीटाणु है, जीवाणु है, कोलेरी नामक, ये जीवाणु बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। दूसरे लोगों को भी एक तरह से पकड़ने के चांस बनते हैं। व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए, सही बात है। व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान रखेंगे तभी आपको कोई प्रकार के जीवाणु नहीं पकड़ेंगे। ये नहीं कि आप मतलब जो है 10 दिन से जो सामान यूज कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन उसका साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि कोई भी प्रकार का बीमाणु, हैजा ही नहीं, यानी कोई भी जीवाणु होगा तो आपको संक्रमित करने के ज्यादा चांस बनते हैं, ठीक है। अब देखिए जल उबाल कर पीना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। जब हैजा की बीमारी होती है ना, ये बहुत जरूरी होता है कि जल को उबाल कर पीनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पौधे में रोग का विकास किस पर निर्भर करता है। किसी पौधे में, कोई भी पौधा है, कोई भी प्लांट्स है, उसमें अगर कोई रोग होता है, उसका अगर कोई रोग बढ़ता है तो उसका जो विकास होता है ये किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पौधे में रोग के विकास के लिए निम्न कारक उत्तरदायी हैं। पहला जो कारक है पोषी का जीन प्रारूप, पोषी का जीन प्रारूप पहला कारक है जो विकास करता है रोग का, किसमें? पौधे में, ठीक है। रोगजनक का जीन प्रारूप एवं वातावरण भी बहुत सारे मतलब है। वातावरण अगर दूषित होंगे तो पौधे में ज्यादा रोग होगा, रोग का ज्यादा विकास होगा। वातावरण और अगर स्वच्छ होंगे, पानी ज्यादा मिलेगा, पानी वगैरह खाद वगैरह मिलते रहेगा, न्यूट्रिशन पोषण मिलते रहेगा, तो वहां रोग कम विकास होने के चांस रहेंगे, यानी उनको रोग कम पकड़ेगा, ठीक है। तो ये वातावरण ये बहुत बड़ा फैक्टर है, वातावरण पर बहुत बड़ा फैक्टर है पौधे के लिए, जो वातावरण पर डिपेंड करता है कि पौधे को कौन सा रोग होगा, कौन सा रोग नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जंतु प्रजनन के मुख्य उद्देश्य को लिखिए। जंतु तो प्रजनन करता है, ह्यूमन आपको पढ़े हैं, मानव प्रजनन पढ़े हैं, जंतु प्रजनन पढ़े हैं, तो जंतु तो प्रजनन करता है, लेकिन उसका क्या क्या एम्स है, क्या क्या उद्देश्य है, ऐसे तो नहीं होता। देखिए इसके भी कुछ एम्स हैं, तो यहाँ आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया गया है। जंतु प्रजनन के मुख्य प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला जो है वृद्धि दर में सुधार, यानी जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है या फिर जंतु में वृद्धि हो रही है उसमें सुधार लाने के लिए प्रजनन होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये जो है मेन उद्देश्य है जंतु प्रजनन का, ठीक है। दूसरा जो है अधिक दूध, मांस, अंडे, ऊन आदि का उत्पादन। देखिए यहाँ जंतु प्रजनन से ये मतलब ये नहीं हो जाएगा कि सिर्फ मानव प्रजनन, मानव भी क्या है जंतु है, और जो पशु है, जो भी जानवर है वो भी क्या है जंतु है। तो जानवर में आप जंतु का प्रजनन का उद्देश्य क्या है, जानवर में जो यानी गाय भैंस बकरी में जो एक तरह से प्रजनन करवाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है कि अधिक दूध हो, अधिक मांस उत्पन्न हो, अधिक अंडे मिले, अधिक ऊन हो। भेड़ का जो प्रजनन करवाया जाता है, ज्यादा भेड़ होंगी तो ज्यादा मतलब ऊन प्राप्ति होगी। तो ये सब क्या होता है कि प्रजनन का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है दूध, मांस, अंडों आदि की गुणवत्ता में सुधार। अब देखिए प्रजनन जो करवाई जाती है ना, तो वहां 1 से 2 नस्लों को मिलाकर भी प्रजनन करवाई जाती है, ठीक है। तब ना वो बनता है अलग अलग जाति के, मतलब गाय भैंस बकरी बनते हैं, मुर्रा सुने होंगे, बफेलो सुने होंगे, बहुत अलग अलग प्रजाति के जर्सी सुने होंगे, ठीक है। अलग अलग प्रजाति के गाय भैंस निकलते हैं, वहां भी प्रजनन करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये बिना प्रजनन का नहीं हो सकता, ये भी क्या है प्रजनन का देन है, ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट है विभिन्न रोगों के लिए रोधिता में सुधार। विभिन्न रोगों के लिए रोधिता में सुधार, यानी रोग यानी जो भी डिजीज होते हैं, जो भी बीमारी होती है, उसमें एक तरह से जो होती है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उसमें सुधार लाना बहुत जरूरी है, और ये जो होता है जंतु प्रजनन के कारण होता है, ठीक है। उत्पादक जीवन काल में वृद्धि, ये भी क्या होता है जंतु प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है। और लास्ट पॉइंट है छठा पॉइंट अपेक्षाकृत उच्च या कम से कम संतोषजनक जनन दर में क्या होता है, ये ऊंचा होना चाहिए, क्या होना चाहिए आदि, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जंतु प्रजनन के क्या उद्देश्य हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे और 1 से 2 बार देखेंगे, ये पॉइंट आपको याद रहेगा, पूछे जाएंगे। 100% मैं गारंटी देता हूं, 100% मैं गारंटी देता हूं कि यहां से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम
देखिए हम वही क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, हम जानते हैं आपका टाइम का इंपॉर्टेंस को हम जानते हैं, ठीक है। हम वही क्वेश्चन को कराएंगे जो ज्यादा चांस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किडनी जवर के लक्षण बताइए। किडनी जवर के लक्षण बताइए, क्या मतलब किडनी जो बुखार होता है ना, इसका आपको सिम्टम्स, ये बुखार अगर आदमी में हो जाएगा तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखने मिलेंगे, उसमें क्या क्या व्यवहार होगा, क्या क्या बिहेवियर होगा। तो पहला जो लक्षण होता है ना वो तीव्र बुखार होता है, और 41.1 से 41 ये जो होता है ना रेंज थोड़ा सा गलत दिया है, ठीक है। इसका जो बुखार यानी मतलब तेज बुखार होता है, यानी जो ज्वर होता है वो तेज बुखार होता है किडनी ज्वर में, ठीक है। अनियमित बुखार, अनकंट्रोल, उसको कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता, दवाई खाएंगे ये करेंगे। हाई मेडिसिन चाहिए, यानी हाई पावर का मेडिसिन चाहिए इसको कंट्रोल में रखने के लिए। कब्ज के बाद दस्त, ये लक्षण है किडनी ज्वर का। दूसरा है भूख बंद, भूख वगैरह कुछ नहीं लगेगा, खाने का मन नहीं करेगा। आरबीसी के अंदर परजीवी उपस्थिति, यानी आरबीसी के अंदर परजीवी घुस जाता है। अब देखिए रेड ब्लड सेल्स के अंदर परजीवी अगर घुस जाएगा तो वो काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन इसको मारने के लिए, परजीवी को मारने के लिए डब्ल्यूबीसी का इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा होना चाहिए, बढ़ावा होना चाहिए। इम्यूनिटी सिस्टम जो होगा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी इसको किल कर पाएगा, तब वहां किडनी ज्वर से आप छुटकारा पाएंगे। इसलिए डब्ल्यूबीसी किसी का भी हो वो मजबूत होना चाहिए, ये किसी का भी जो मतलब पावर होता है इम्यूनिटी सिस्टम वो ज्यादा मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो किडनी ज्वर के ये लक्षण है, 5 पॉइंट में आपको बताया, फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे अगर आपको याद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको पूछा गया कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर बताइए। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है, तो पहला आपको न्यूक्लियोसाइड लिखना है, दूसरा आपको न्यूक्लियोटाइड लिखना है। पहला जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड जो होता है ये नाइट्रोजन युक्त क्षार तथा शर्करा के संयोग से बनता है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड जो होता है ये नाइट्रोजन युक्त क्षार तथा फॉस्फेट के संयोग से बनता है। देखिए नाइट्रोजन युक्त क्षार तथा फॉस्फेट आ गया, नाइट्रोजन युक्त क्षार तथा शर्करा, या शर्करा है या फॉस्फेट है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट आ गया, न्यूक्लियोसाइड में शर्करा आ गया। ये पहला अंतर हुआ, यानी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। अब देखिए दूसरा अंतर क्या है कि इनका स्वभाव क्षारीय होता है और इनका स्वभाव अम्लीय होता है। न्यूक्लियोटाइड का स्वभाव जो होता है, इसकी जो प्रवृत्ति होती है, इसका जो एक तरह से बिहेवियर होता है वो एसिडिटी होती है, और इसका न्यूक्लियोसाइड का क्या होता है, इसका क्षारीय होता है। और इसका तीसरा अंतर ये है कि न्यूक्लियोटाइड का घटक है, ये देखिए न्यूक्लियोसाइड जो है ये न्यूक्लियोटाइड का क्या है, घटक है, ये न्यूक्लिक अम्ल तथा वाहक है, यानी न्यूक्लिक अम्ल तथा अम्ल का वाहक है, न्यूक्लिक अम्ल तथा ऊर्जा, देखिए ऊर्जा यानी एनर्जी, न्यूक्लिक अम्ल तथा ऊर्जा का वाहक है कौन, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन एक तरह से घटक फैक्टर समझते हैं ना कि न्यूक्लियोसाइड किसका फैक्टर कहलाएंगे, न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का फैक्टर है। तो कहने का मतलब ये कि न्यूक्लियोसाइड कहने के छोटा यूनिट है न्यूक्लियोटाइड के सामने। तो ये बेसिक अंतर हुआ, इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे, याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि अल्कोहल और फिनोल में अंतर स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि अल्कोहल और फिनोल में क्या अंतर होता है। तो पहला जो अंतर होता है, अल्कोहल लिटमस घोल पर अल्कोहल का कोई प्रभाव नहीं होता, यानी लिटमस घोल पर अल्कोहल का कोई इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन फिनोल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीले लिटमस पत्र के घोल को लाल रंग बना देता है। ये फिनोल क्या करता है कि नीले लिटमस पत्र के घोल को लाल कर देता है, लाल रंग उसमें ला देता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा अंतर है कि FeCl3 के घोल के साथ अल्कोहल कोई विशेष रंग नहीं देता, लेकिन FeCl3 के घोल के साथ फिनोल के साथ कुछ विशिष्ट रंग देते हैं, जैसे भूरा, लाल इत्यादि। देखिए FeCl3 यहां भी है, FeCl3 यहां भी है, लेकिन यही FeCl3 के घोल के साथ अगर आप अल्कोहल मिलाएंगे तो उसमें कोई कलर नहीं दिखेगा, लेकिन FeCl3 के साथ अगर आप फिनोल मिलाएंगे तो आपको अलग अलग कलर दिखेंगे, भूरा, लाल, ये सब कलर देखने के लिए मिलेंगे। अब चलिए तीसरा जो अंतर है, अल्कोहल NaOH के जलीय घोल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन फिनोल NaOH के जलीय घोल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम लवण का निर्माण करता है। ये सबसे बड़ा अंतर है, ये देखिए सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा डिफरेंस है फिनोल और अल्कोहल में। ये पहला सी, ये यानी तीसरा पॉइंट है सी जो आपको इंडिकेट किया जा रहा है। तो अल्कोहल NaOH के जलीय घुलन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन ये फिनोल कर जाता है वहां NaOH के जलीय घुल के साथ रिएक्शन कर जाता है, और फाइनली जो प्रोडक्ट देता है वो सोडियम लवण देता है। क्या देता है, सोडियम लवण का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये अल्कोहल और फिनोल में डिफरेंस हो गया, याद रखने का प्रयास करेंगे, बार बार पूछे जाते हैं। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोहराया जाता है। क्वेश्चन कहां से लाएंगे, बोर्ड क्वेश्चन जो सिलेबस है वहीं से लाएंगे ना, सिलेबस के अंदर से ही पूछे जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा कि जनन की परिभाषा लिखिए, जीवधारियों में 2 प्रकार के जनन कौन कौन से हैं। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही प्रकार के नए जीवों को पैदा कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। यानी अपने प्रकार के जीव को पैदा करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसी को क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। जनन जो होता है प्राणी में 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक, ठीक है। अलैंगिक जनन जिसको बोलते हैं कायिक परिवर्तन हो गया, उसके बाद जैसे कि पेड़ पौधे में होता है कायिक परिवर्तन। लैंगिक जनन जैसे कि मनुष्य में हो गया, जानवर में हो गया, ये सब क्या है, लैंगिक जनन है, ठीक है। तो प्राणी में 2 प्रकार के जनन होते हैं। जनन किसको कहते हैं, ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रक्रिया जिसमें अपने
अपने जैसा मतलब जंतु सेम टू सेम मतलब पैदा की जाती है, उसको क्या बोलेंगे? जनन बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे। युग्मज किसे कहते हैं? कैसे बनता है ये जो युग्मज होता है? इसको जायगोट बोलते हैं ना। तो जायगोट कैसे बनता है? देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़ते आए हैं 10th क्लास में ही कि शुक्राणु और अंडे का निषेचन जो होता है ना, तो उसका निषेचन के फलस्वरूप जो बनता है वो जायगोट का निर्माण होता है। शुक्राणु प्लस अंडाणु, शुक्राणु प्लस अंडाणु, ये दोनों के मिलने से किसका निर्माण होता है? जायगोट का निर्माण होता है, यानी युग्मज का निर्माण होता है। ठीक है, ये ऐसे बनता है। इस युग्मज में बार बार विभाजन होकर एक भ्रूण बन जाता है। लेकिन इस युग्मज तो बनता है, जायगोट तो बना, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, वो टूटते रहता है, बार बार विभाजन होता है, वो एक तरह से विभक्त होते रहता है। तो वो विभक्त होने के बाद एक भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण का निर्माण होने के बाद भ्रूणपोष केंद्रक में वृद्धि होकर के बीज का भ्रूणपोष बन जाता है। ठीक है, उचित समय पर अंडे के साथ शुक्राणु का जब वहन फैलोपियन नलिका में होता है, तो उस समय मिलन होने पर दोनों के संलयन द्वारा युग्मज का निर्माण होता है। देखिए ये तो होता है, ये तो हम जानते हैं कि जो होता है शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जायगोट का निर्माण होता है, यानी युग्मज का निर्माण होता है। लेकिन कहां होता है भाई? ये आपको तो पता होना चाहिए। ये होता है फैलोपियन नलिका में। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये फैलोपियन नलिका में होता है। ठीक है, तो युग्मज क्या है, इसे कैसे बनता है, ये तो समझ गए। अब चलिए निषेचन। निषेचन से आप क्या समझते हैं? निषेचन फर्टिलाइजेशन बार बार पूछा गया है, क्वेश्चन है कि निषेचन से आप क्या समझते हैं? सिंपल सी बात है कि शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रकों के संयुग्मन को क्या बोलते हैं? निषेचन। देखिए शुक्राणु और अंडाणु जो मिलता है, वो जो फलस्वरूप बनता है उसको बोलते हैं युग्मज। ये फैलोपियन नलिका में बनता है। लेकिन शुक्राणु और अंडाणु के जो केंद्रक जो मिलते हैं ना, उसको कहते हैं, इसको जो संयुग्मन का मतलब क्या होता है? मिलना, जो एक तरह से कंजुगेटेड होना, आपस में जुड़ना। तो ये जो होते हैं ना शुक्राणु और अंडाणु के जो केंद्रक मिलते हैं, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। ठीक है, तो निषेचन के फलस्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। ठीक है, निषेचन के फलस्वरूप ही क्या होता है? निषेचन का देखिए ये प्रोसेस है, शुक्राणु अंडाणु का मिलना निषेचन कहलाएगा। निषेचन के फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। प्रत्येक युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। प्रत्येक युग्मनज में यानी प्रत्येक जायगोट में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 2n होती है, क्योंकि प्रत्येक युग्मक यानी गैमेट में गुणसूत्रों की संख्या केवल n होती है। ठीक है, देखिए n है तो यहाँ कितना होगा? 2n हो जाएगा। ठीक है, तो जनक कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन करती है, जिसमें सभी गुणसूत्र अंड कोशिका में आ जाते हैं, पोलर बॉडी में नहीं जाते हैं। अंड कोशिकाएं मादा के शरीर में ही विकसित होती है और मादा ही बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका निषेचन हो गया। निषेचन क्या होता है, इसे आप समझ लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव प्रजनन से आप क्या समझते हैं? बार बार पूछा जा चुका है कि मानव प्रजनन से आप क्या समझते हैं? तो मनुष्य एकलिंगी यानी यूनिसेक्सुअल होता है। एकलिंगी यूनिसेक्सुअल होता है, अर्थात नर और मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। जिस मानव में नर जनन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? पुरुष बोलते हैं, और जिसमें मादा जनन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्त्री बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं। तो मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता यानी क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है, पाई जाती है। अर्थात मानव की आकार रेखी देखकर ही मनुष्य पुरुष तथा स्त्री को पहचाना जाता है। यानी आकार रेखी का मतलब ये होता है कि उसका आकार को देख करके इसका कैसा आकार है, ये वो दिस दैट। ठीक है, मतलब पूरा इसको देख करके ही पहचाना जाता है कि इसका शरीर का जो स्ट्रक्चर है कैसा, उसको देख करके पहचाना जाता है कि ये मानव क्या है, स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, तो स्त्री में वुल्वा, लेबिया माइनोरा और क्या है कि क्लाइटोरिस तथा सुविकसित स्तन होते हैं। इनकी आवाज पतली होती है। यानी स्त्री में जो होता है वो क्या होता है कि इसमें पिच ज्यादा होता है, यानी तो तौरण ये जो होता है उसको बोलते हैं तौरण या ऐसे कुछ, सॉरी तौरण नहीं बोलते हैं उसको, पिच बोलते हैं ना, पिच। हाँ, पिच जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, जिसके कारण इस तरह की जो आवाज होती है वो क्या होती है? सुरीली होती है, पतली होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या विधि है? या एमटी के बारे में पूछा गया, ये क्या प्रोसेस है, विधि क्या है? तो बताइए। एमटीपी वैसी विधि है, यानी एमटीपी विधियों को सुधारक विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सुधारक विधि भी कहते हैं एमटीपी विधि को। ठीक है, इन्हें तब इस्तेमाल किया जाता है जब गर्भ ठहर गया हो। एमटीपी यानी जो गर्भपात तथा चूसन ऐसी दो सुधारक विधियां हैं जिनके द्वारा गर्भ को यांत्रिक विधि द्वारा अथवा हार्मोन के उपयोग से समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये देखिए एमटीपी क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। अब देखिए जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मनुष्यों द्वारा विविध यानी जनसंख्या विस्फोट का सीधा सीधा मतलब आप ये समझ लिए कि अनंताप यानी एक तरह से हद से ज्यादा जनसंख्या में बढ़ोतरी, उसको क्या बोलेंगे? जनसंख्या विस्फोट बोलेंगे। ठीक है, तो मनुष्यों द्वारा विविध कारणों से अधिक संतानों पैदा की जा रही है, जिसके कारण जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो रही है, जिससे ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है जिसे हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि से अनेक समस्याएं खड़ी हो गई है, जैसे भोजन आश्रय, उसके बाद कपड़ा समस्या, यानी गरीबी आ गई है ना। एक सीधी बात है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या हो गई है? गरीबी आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गर्भ निरोधक किन्हें कहते हैं? तो गर्भ निरोधक किन्हें कहते हैं? स्त्रियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किन्हीं दो गर्भ निरोधक के नाम बताएं। ठीक है, तो प्राकृतिक तथा यांत्रिक विधियों द्वारा निषेचन को रोकना गर्भ निरोधक कहलाता है, तथा गर्भ निरोधक विधियों द्वारा अंडे और शुक्राणु के संलयन को रोका जाता है। तो ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ये इतिहास गवाह है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेंगे तो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं और सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में आपसे विनती की जाती है, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों
दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दें, क्योंकि पूरी तरह से आपको वो मटेरियल प्रोवाइड की जाती है जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जरूरी होता है, वो सारा चीज आपको प्रोवाइड की जाती है। देखिए यहाँ जो हम क्वेश्चन कराए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पूछा गया नहीं हो। देखिए ये भी क्वेश्चन 2010 और 2012 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2009 में पूछा है, 2011 में पूछा है, 2015 में पूछा है। ये सभी क्वेश्चन से पूछे गए क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।